Okay, so welcome all of you guys in the transfer pricing का थर्ड क्लास. Hopefully you are doing great. आज अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के सम्स को रिज्यूम करेंगे. आज अपना मेन डिस्कशन रहेगा आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने का. आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के सेवरल मेथड्स होते हैं. कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड एंड अदर मेथड्स. सबसे ज्यादा एग्जाम में जो टेस्ट किया जाता मेथड है वो है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, दैट इज कप मेथड. उसके बाद ये लोग रीसेल प्राइस मेथड भी बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं और लास्ट में ज्यादा जो टेस्ट होता है वो है आपका प्रॉफिट स्प्लिट कॉस्ट प्लस मेथड. ये तीन मेथड जो ट्रांजैक्शनल बेस्ड मेथड्स है ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है एग्जाम्स में. और एएलपी कैलकुलेशन सीखना बहुत सिंपल है. जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि एएलपी अपने निकालते कैसे हैं. एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का तो सिंपल है कि टू रिलेटेड पार्टीज आर doing transaction in such a manner with which India is losing on tax revenue. How India is losing on tax revenue? When the purchase cost in the hands of Indian entities is increasing अनरीजनेबली हाई, यानी कि जो फॉरेन एंटिटी इंडिया में बिलिंग कर रहा है वो बहुत ज़्यादा बिलिंग कर रहा है और वो फॉरेन में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. और अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा बिलिंग कर रहा है तो इंडियन एंटिटी का परचेज कॉस्ट एक्सेसिव हाई हो रहा है जिसके वजह से इंडियन एंटिटी की जो इनकम है वो कम हो जा रही है. और दिस रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन इंडिया टू फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, जिसके थ्रू इंडिया में टैक्स लॉस होगा. एंड दैट इज वाई आर्म्स लेंथ प्राइस विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस. आर्म्स लेंथ प्राइस बोलेगा कि जो दो रिलेटेड पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको इस तरीके से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा कि वो स्ट्रेंजर्स है, वो लोग आपस में एक दूसरे से एकदम रिलेटेड नहीं है. एंड अकॉर्डिंगली जो वैल्यू होती वो किस वैल्यू पे प्राइसिंग कैलकुलेट होता उसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस. तो इस आर्म्स लेंथ प्राइस को निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो एक कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, सपोज मान लो हम लोग दोनों रिलेटेड है, हम आपको कोई गुड सेल किया, ठीक है, और उस गुड्स जो मैंने आपको सेल किया वो मैं एक प्रॉफिट मार्जिन पे सेल किया हूं. अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने यही गुड्स किसी अनरिलेटेड पार्टीज के साथ भी डीलिंग की होगी तो मैंने उसके साथ कितना प्रॉफिट रेशियो कमाया था. तो वहां पे मेरे को पता चलेगा कि हाँ ये जो कंपेरेबल प्रॉफिट मार्जिन है ये एक्चुअल में आर्म्स लेंथ में है. तो अब उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको बेस लेकर मुझे कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. जैसे कि क्या, व्हेन आई एम डूइंग ट्रांजैक्शन विथ यू, हो सकता है मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिस्काउंट दिया, मैंने आपके साथ वारंटी का एक मेरा एक वारंटी अरेंजमेंट है आपके साथ, आफ्टर सेल सर्विस का अरेंजमेंट है, क्रेडिट फैसिलिटी का अरेंजमेंट है, आपका कोई ब्रांड है उनका कोई ब्रांड नहीं है. तो ऐसे कुछ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों ट्रांजैक्शन में, विच हैज टू बी कंसिडर्ड while कैलकुलेटिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस. तो हमेशा एएलपी निकालने के लिए सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट करना है विद द कंपेरेबल का कोई भी वैल्यू. कंपेरेबल का या तो परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, प्रॉफिट मार्जिन जो भी दिया रहेगा आपको उसका जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है आपको उसका वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा. और उसमें फिर आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. जो दो ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंसेस है आपको एक्चुअल में जो आपका मेन ट्रांजैक्शन है, जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन है उसमें जो फंक्शनैलिटी है आपको वो फंक्शनैलिटी को उनके कंपेरेबल मार्जिन में या कंपेरेबल वैल्यू में, कंपेरेबल सेल प्राइस में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस. दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. तो ट्रांसफर प्राइसिंग में जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं एएलपी आप इस तरीके से निकालो कि यही ट्रांजैक्शन जो मैं आपके साथ कर रहा हूं अगर मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ करता तो क्या वैल्यू पे मैं ट्रांजैक्शन करता. तो अल्टीमेटली अपने को यही करना है. अच्छा, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं कि ये जो नंबर्स एंड ऑल है ना, प्लीज ये नंबर्स एंड ऑल को मत देखिएगा. आपका जो टर्म है और जो क्वेश्चन है वो आपके बुक से मैच कर रहा है, आप लोग प्लीज उसी को देखिएगा. बेसिकली क्या किया है मैंने, आपके प्रिंटेड मटेरियल में जितने भी सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस थे उसको अलग करके एक स्कैनर में डाल दिया है सो दैट उसको रेफरेंस पर्पस में देख सको, क्योंकि बुक का पेजेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था बेटा, जिसके वजह से बुक प्रिंट नहीं हो पाता, बाइंड नहीं हो पाता, बुक की क्वालिटी खराब हो जाती. इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें से पेजेस जो है फॉर सीए वाला मटेरियल के क्वेश्चंस उसको मैंने अलग कर दिया फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल एज DTAA वाला चैप्टर, जिससे आपका बुक का जो है पेजेस ऐसा हो गया कि मैं प्रिंट करके आप तक डिलीवर करवा सकूं. ठीक है सर, चलिए. तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम आवर December 2025. तो एवरीवन इज रेडी, एक बार कंफर्मेशन दे दो सो दैट आई कैन स्टार्ट, बिकॉज एएलपी से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. तो यू शुड बी वेरी वेरी थॉरो कि सर एएलपी का हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे.
चलिए फटाफट मेरे को सिग्नल दीजिए कि एवरीथिंग इज फाइन, यू आर ओके विथ इट। चलिए, पीटीपी दिसंबर 25, पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 25 में ये क्वेश्चन आया था। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन रीडिंग कैसा करना है, एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड। रियल लिमिटेड मुंबई is an Indian company. Real Limited Mumbai is an Indian company in which Real Inc., an Italian company, has 27% shareholding. Real Limited Mumbai एक इंडियन कंपनी है in which Real Inc., an Italian company, has 27% shareholding. तो रियल में रील 27% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। रियल इज एंगेज्ड इन इंपोर्टिंग एंड सेलिंग मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रील इंक। रियल इज एंगेज्ड इन इंपोर्टिंग एंड सेलिंग मोबाइल फोन। ये क्या करता है? ये फर्दर मोबाइल फोन बेचता है, ये फर्दर मोबाइल फोन बेचता है और इंपोर्ट करता है रियल से। तो सर इसका अल्टीमेटली रियल जो इंडिया में है वो परचेज कॉस्ट, ऑब्वियसली इसका परचेज कॉस्ट लग रहा है टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस, दैट इज रियल इंक, that is Real Inc., an Italian company. So Real Inc. and Real India, Real Limited Mumbai and Real Italian company, they both will be considered to be associate enterprise. तो ये मोबाइल फोन इंपोर्ट करके इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय रील इंक इन इंडिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन देयर ऑफ। इसमें कोई मॉडिफिकेशन कैरी आउट नहीं किया जा रहा है। Real Inc. also sells similar mobile phones to another unrelated Indian company. जो Real Inc. है वो क्या कर रहा है? वो अनरिलेटेड कंपनीज को भी इंडिया में बेचता है और वो अनरिलेटेड कंपनी का नाम है योलो लिमिटेड दिल्ली। ठीक है, वो अनरिलेटेड कंपनी का नाम है योलो लिमिटेड दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक तरीके से बेटा? ये कंपेरेबल ट्रांजैक्शन हो गया, ये कंपेरेबल ट्रांजैक्शन हो गया फॉर रीसेल इन इंडिया। ये फर्दर क्या कर रहा है? योलो इंडिया में रीसेल कर रहा है। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। पहला, नंबर ऑफ मोबाइल फोन हैंडसेट्स सोल्ड टू रियल बाय रील ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। यहां पर इन्होंने इसको 50,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट किया, यानी कि जो रियल इंडिया है, एसोसिएट एंटरप्राइजेज है, वो इंडिया के बाहर से रील इटालियन कंपनी से 50,000 यूनिट्स इंपोर्ट किया है। बट द मोबाइल फोन हैंडसेट सोल्ड टू योलो बाय रील ड्यूरिंग दिस ईयर वाज 55,000 यूनिट्स। बट इनके केस में जो अमाउंट ऑफ यूनिट्स था, जो नंबर ऑफ यूनिट्स था, सॉरी, वो है 55,000 यूनिट्स। ठीक है, 55,000 यूनिट्स। क्वेश्चन पढ़ के इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। अब तुम देखो, तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारा ये वाला जो वैल्यू, ये वाला जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे डेफिनेटली नहीं होगा। तुमको इसके हिसाब से करना पड़ेगा। कौन सा? जो रील ने योलो को बेचा है, इसके हिसाब से तुमको प्राइसिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिखा है? प्राइस चार्ज फॉर सेल मेड टू रियल, दैट इज, ये रुपीज होगा बेटा, रुपीज 25,000 पर यूनिट। तो यहां पर जो रियल से चार्ज किया गया है वो कितना चार्ज किया गया? 25,000 रुपया पर यूनिट। बट यही चीज आपने योलो से कितना चार्ज किया है? खाली 20,000 पर यूनिट। ऐसा क्यों भाई? जब तुम अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ डील कर रहे हो तो तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो, उसके हाथ में ज्यादा परचेज कॉस्ट आएगा, उसके लिए मार्जिन कम हो जाएगा, उसके लिए इनकम कम हो जाएगा। यहाँ पे टैक्स कहीं ना कहीं बेटा चोरी हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, ये गलत है। यही चीज आप इंडिया में किसी अनरिलेटेड
पार्टी को बेच रहे हो तो आप खाली 20,000 चार्ज कर रहे हो, तो हम तो 20,000 ले लेंगे। यानी आपके लिए 25,000 का कोई वैल्यू नहीं, अपने लिए 20,000 का वैल्यू है, यही आर्म्स लेंथ प्राइस। बट सर ये जिस कंसिडरेशंस, ये किस सर्कमस्टांसेस में हुआ और ये जिस सर्कमस्टांसेस में सेल हुआ है वो अलग है। आपको उसको फंक्शनली इस 20,000 के प्राइस में एडजस्ट करना पड़ेगा। आई रिपीट, ये 20,000 के प्राइस में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही सबसे पहला स्टेप है कि आप अपना करंट ट्रांजैक्शन वैल्यू को तो भूल जाइए, जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन का जो भी मार्जिन दिया है, रीसेल वैल्यू दिया है, कुछ भी दिया है, कुछ भी प्रॉफिट दिया, व्हाटएवर हैज बीन गिवन, जिससे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, आपको उसी प्राइस को लेके चलना है। तो सबसे पहले यहां पर हमें किस प्राइस को लेके चलना है, डिस्कस कर रहा हूं, 20,000 लेकर चलना है। ये 20,000 देखो परचेज कॉस्ट होना चाहिए। यहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं क्या होना चाहिए। सर 25,000 इसका एक्चुअल प्राइस है जिससे चार्ज किया गया। डेफिनेटली अगर रियल का आर्म्स लेंथ प्राइस निकालेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगी। यानी कि यहां 25,000 का जो वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपेरेबल का ही 20,000 है। तो आप 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो। अब आप देखो नीचे क्या लिखा है, रियल इंक डज नॉट प्रोवाइड एनी वारंटी टू रियल। अच्छा, ये इनफैक्ट जो 25,000 का गुड्स इसको बेच रहा है ना, इसमें कोई वारंटी भी नहीं दे रहा है, कोई वारंटी नहीं दे रहा है। लेकिन रियल इंक प्रोवाइड अ वारंटी फॉर 3 मंथ्स टू योलो लिमिटेड। वो 3 मंथ्स का वारंटी किसको दे रहा है, योलो लिमिटेड को वारंटी के साथ 20,000 में बेच रहा है। तुम एक चीज समझ रहा है, अगर मैं किसी को वारंटी एक्स्ट्रा देता हूं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, विदाउट वारंटी दाम कम होगा, विद वारंटी दाम ज्यादा होगा। तो यहां पे तो विदाउट वारंटी है, तो मेरे को 20,000 जो विद वारंटी है, मेरे को उसको विदाउट वारंटी करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा, डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। तो सर यहां पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ द वारंटी टू रीलिंक इज 3% ऑफ द सेल प्राइस फॉर 3 मंथ्स। मतलब एग्जैक्टली 3 मंथ्स का 3% ही है। यानी कि 3 महीने का वारंटी जो योलो को दिया जा रहा है, जो हमको करंट सिचुएशन में नहीं दिया गया है, तो हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 3% माइनस करना पड़ेगा। यही तो है, हमको तो 20,000 में जो 3% इंक्लूडेड है मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि करंट केस में जब रील इंडिया को हम बेच रहे हैं तो उसमें वारंटी नहीं दे रहे हैं। तो यहां पे हमारा माइनस करके कितना आएगा बेटा, 600 आ जाएगा। तो नेट नेट हमारा क्या आएगा, 19,400। नेट नेट हमारा क्या आएगा, 19,000। गाइस इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन बेटा आपको नहीं मिल सकता। इसके बाद भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर डायरेक्ट टैक्स का पेपर टफ आया था दिसंबर 25 में, तो मैं क्या बोलूँ गाइस, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अपने सोचते हैं कि नहीं सर डीटी में तो खाली एक बार देखने से हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस बैच। ठीक है ना सर। तो ये है हमारा 19,400 required to determine the arm's length price of the transaction and the effect that on the total income of the real limited। तो हमने एक बार कैलकुलेशन तो कर लिया, अब सर इसको अपने प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे ये अपने को समझना है। तो पहले अपने इसका आंसर निकाल लेंगे और फिर अपने को इसका वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा कि यस दिस आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड ये ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन में एप्लीकेबल होगा। इन दिस सिचुएशन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड विल बी यूज्ड बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज कंपेरेबल टू द सिमिलर ट्रांजैक्शन अंडरटेकन व्हेन एक्सपोर्टिंग टू योलो लिमिटेड। एकदम अपने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो चलिए बेटा अपने एक बार स्टार्ट करते हैं कि सर आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। तो कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। रियल इंडिया, इसमें कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कप कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। ठीक है,
सेल प्राइस चार्ज टू योलो 20,000. Cost of warranty included in this price. Charged from YOLO. Arm's length price per unit. बट एक्चुअल प्राइस क्या था पर यूनिट? 25,000, राइट? एक्चुअली आपने कितना बेचा में, आपने कितना में खरीदा? 25,000 में खरीदा. तो डिफरेंस $25,000 यूनिट. ये हो जाएगा सर सॉरी 50,000 यूनिट है ये. 50,000. कितना लैक्स हुआ? 2,800 लैक्स. तुम सोच रहे तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट इतना से होगा, इतना से आपका इनकम बढ़ जाएगा. दिस विल बी माई टोटल ALP adjustment. This will be my total ALP adjustment. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. बताओ, क्लियर है एवरीवन? मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 25 एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन था ये. जे इंक ऑफ कोरिया एंड CD लिमिटेड एन इंडियन कंपनी आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस. एक बार एक डायग्राम बना लो. जे और CD ये लोग आपस में एसोसिएटेड है. इन्हीं के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा इसका आर्म्स लेंथ प्राइस आपको निकालना पड़ेगा. CD लिमिटेड मैन्युफैक्चर सेलफोन्स बनाता है and sells them to JKNF Inc, a company based in नेपाल. एक अदर ट्रांजैक्शन का बात कर रहा है कि CD लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है सेलफोन और JKNF एक फॉरेन कंपनी को जो कि नेपाल बेस्ड है उनको सेलफोन बेचता है. ड्यूरिंग द ईयर CD लिमिटेड सप्लाई 2,50,000 सेलुलर फोन्स टू जे. अब देखो तुमको बार बार ट्रांजैक्शन चेंज करके बता रहा है कि करंट ईयर में CD लिमिटेड सप्लाई 2,50,000 सेलुलर फोन्स टू जे इंक कोरिया. ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा बना दो, CD ने जे इंक कोरिया को 2.5 लाख सेलफोन बेचा है. कितने में बेचा है? 3,000 पर यूनिट में बेचा है. 3,000 पर यूनिट में बेचा है. एंड 35,000 यूनिट्स किसको बेचा है? 35,000 यूनिट्स बेचा है टू JKNF. वो भी कितना प्राइस में? अरे बाप रे बाप, इतना डिफरेंशियल क्यों भाई? एक जगह तुम अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को तो खाली 3,000 में दे रहे हो, मतलब तुम अपना इनकम छुपा रहे हो, और दूसरा जगह तुम अनरिलेटेड पार्टी को तो 5,800 में बेच रहे हो. गवर्नमेंट बोलेगा नहीं भैया ये 3,000 का कोई वैल्यू नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस हम 5,800 मान लेंगे. अरे लेकिन सुनो सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ. यहाँ 2,50,000 यूनिट बेच रहा है और यहाँ खाली 35,000 बेच रहा है. डेफिनेटली अगर ये ज्यादा बेच रहा है अपने जे इंक को तो ये
डिस्काउंट दिया होगा, अरे सब कुछ ले लेंगे। इसी तरह के फंक्शनल डिफरेंसेस को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कौन से वैल्यू पे, 5800 पर। तो जो 5800 का वैल्यू है हमें फंक्शनल डिफरेंसेस इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो JKNF Inc. at a price of 5800 per unit. The transaction of CD Limited with JKNF are comparable. CD जो JKNF वाला ट्रांजैक्शन है वो एक कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंसिडरेशंस। यानी सिंपल है बेटा, हमें स्टार्ट करना है किससे, हमें 5800 से स्टार्ट करना है। अब तुम देखो, तुमको इसी में दिमाग लगाना है कि इस 5800 में क्या चीज तुमको ऐड करना है, क्या चीज तुमको लेस करना है। स्टार्ट करते हैं। सेल्स टू जे इंक आर ऑन FOB बेसिस, यानी यहां पर कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट नहीं है, यहां पर CD लिमिटेड का जो भी वैल्यू होगा उसके फैक्ट्री के बाद चला जाता है, मतलब फैक्ट्री के बाद जो भी इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा है वो चार्ज नहीं किया गया है। इस 3000 में इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये FOB में है। लेकिन जब सेल्स कर रहे टू JKNF, वो किस में है, CIF में। अरे भैया तब तो प्राइस ज्यादा हो गई क्योंकि CIF में है, और CIF मतलब इंश्योरेंस एंड फ्रेट है। तो आपको डेफिनेटली इस 5800 में जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट है आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि FOB में है। तो सर यहां अपने क्या करेंगे, देखो लिखा है द फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय द जे इंक फॉर ईच यूनिट इज कितना, 700 रुपीज। यानी यहाँ पे जो एक्चुअल फ्रेट इंश्योरेंस जे इंक पे किया है वो 700 रुपया है। तो सर हम यहाँ पे यही पे इसको क्या करेंगे, 700 यहाँ पे माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। सेल्स टू JKNF आर अंडर अ फ्री वारंटी फॉर 2 years, यानी कि यहां पर ये जो 5800 है ये विथ वारंटी आपको दिया गया है, वो भी 2 साल का। फ्री कुछ नहीं होता, ये प्राइस में इंक्लूडेड है। 2 साल का वारंटी आपको दिया जा रहा है जब JKNF को बेचा आपने। लेकिन वेट सेल्स हमें टू J इट इज विदाउट एनी वारंटी। तो बेटा विदाउट एनी वारंटी का दाम तो एनीवेज कम रहेगा, वारंटी वाले का प्राइस ज्यादा रहेगा। तो यहां पे डेफिनेटली वारंटी के वजह से भी प्राइस शूट अप हुआ है, तो आपको उसके लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस वारंटी इज हाउ मच, 500। तो 500 इसमें से और लेस कर देंगे। नेक्स्ट, सिंस जे इंक ऑर्डर वॉज ह्यूज इन वॉल्यूम, ये तो होना ही था, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है सर, तो इसको क्वांटिटी डिस्काउंट यहां पे मिला है 200 पर यूनिट वॉज ऑफर टू इट, जबकि यहां पर कोई डिस्काउंट ही नहीं था। तो आपको पैरेलल में लाने के लिए आपको जो डिस्काउंट यहां दिया गया है आपको ये डिस्काउंट यहां भी लेना पड़ेगा। तो डिस्काउंट लेने के लिए प्राइस में से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। गाइस बहुत सिंपल है, आपको ना एक बेसिक कॉस्टिंग मेथड से सोचना है, इसमें ज्यादा कॉस्टिंग का बुद्धि चलता है कि ये अल्टीमेटली इस प्राइस में क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है, इसमें कॉस्टिंग का बुद्धि चलता है, लेसर ऑफ टैक्स। टैक्स है ओवरऑल पिक्चर तुमको यहां पर समझ में आ गया। अब तुम यहां क्या करेगा, 5800 माइनस 700 माइनस 500 माइनस 200, ये हो गया आपका 4400। तो ये 4400 मेरा क्या हो गया, आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। अब यही चीज आपको ऐसे कंप्यूट करके दिखाना है, कंप्यूट ऑफ ALP प्राइस पर यूनिट 5800 कर लेंगे कि मैं करूं, बताइए आप लोग ही बताइए। क्या आप चाहते हो कि सर मैं एक एक क्वेश्चन वापस से इसका आंसर लिखूं इसी तरीके से, कि सर आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू समझा दे, एस्पेक्ट समझा दे, क्वेश्चन कैसे निकला है, आंसर कैसे, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकला है, हर एक डीप थिंकिंग समझा दे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्या आप चाहते हो कि नहीं सर आप एक एक आंसर हमको लिख के दिखाइए, क्या चाहते हो आप बताइए। यहाँ पे देखो 700 माइनस कर दिया, 500 माइनस कर दिया, 200 माइनस कर दिया, 4400 हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस आ गया। अब देखो, अब तुमसे ये भी पूछेगा इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ CD, बहुत सिंपल है। अब CD लिमिटेड 3000 में बेचा है, ठीक है, जबकि एक्चुअल बेचना कितना में चाहिए, 4400 में बेचना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना, 1400 का जो डिफरेंस आएगा, 1400 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है बेटा, 2.5 लैक्स, ठीक है। 1400 आपका पर यूनिट हो गया बेटा, 4400 इंटू 2,50,000, ये हो गया मेरा कितना, 1400 इंटू 1400 इंटू 2,50,000, ठीक है, 1400 इंटू 250, ये हो गया मेरा कितना, 35 1 2 3 4 5 करोड़, 35 करोड़ हो गया बेटा आपका टोटल आंसर। 2.5 लाख यूनिट्स है, तो सर यहाँ पे 35 करोड़ मेरा टोटल इनकम से बढ़ जाएगा, 35 करोड़ मेरा टोटल इनकम से बढ़ जाएगा। बोलिए 35 करोड़ मेरा टोटल इनकम से बढ़ जाएगा। देखो
इसी तरीके से आपको ALP 4400 माइनस एक्चुअल प्राइस डिफरेंस 1400, नंबर ऑफ यूनिट्स 250, इंक्रीज इन टोटल इनकम 35 करोड़। दिस इज हाउ यू हैड टू कंप्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आइए मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 25। कंप्यूट ALP थ्रू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करिए। कंप्यूट ALP विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करिए। A Limited is the distributor of IT products. A Limited purchase these products from its related party P. यानी A क्या कर रहा है, P से खरीद रहा है, P उसका रिलेटेड पार्टी है और A IT प्रोडक्ट्स को सेल करता है और ये परचेज कर रहा है P से। P इसका एसोसिएट एंटरप्राइज है, मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन आपका बेसिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में इसका आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। A Limited also trades in laptops manufactured by X Limited, यानी A वो लैपटॉप्स भी बेचता है जो X Limited बेच रहा है और उसको भी सेल करता है। यानी आपको एक तरीके से कंपेरेबल प्राइस, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन दिखाया है। P Limited as well as X Limited would supply the warranty replacement free of cost, यानी दोनों के केस में जो वारंटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों के केस में जो वारंटी है वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। Okay, P Limited as well as X Limited would supply the warranty replacements free of cost to A Limited. दोनों के केस में वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जा रहा है। अदर डिटेल्स देखो क्या है। परचेज प्राइस ऑफ A Limited, P Limited से वो कितना में खरीदा है, 15,000 में खरीदा है। और परचेज प्राइस ऑफ A Limited, X Limited से वो कितना में खरीदा है, 22,000 में खरीदा है। फिर सेल प्राइस ऑफ A Limited, P Limited वो को कितना में बेचा है, P Limited वाला जो कमोडिटी है वो कितना में बेचा है, 18,000 में बेचा है। और X Limited वाला कमोडिटी वो कितना में बेचा है, 26,000 में बेचा है। बराबर बेटा, 26,000 में वो बेचा है। अदर डिटेल्स आर एज अंडर। इसमें लिखा है अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय A Limited, यानी यहां पर खर्चा कितना किया है, यहां पर खर्चा किया है 500 और यहां पर खर्चा किया है जो X Limited वाला प्रोडक्ट वो बेचा है A Limited ने 700 का खर्चा किया है। ठीक है, तो गाइस एक चीज क्लियर है, मुझे एक चीज बताओ, यहां चाहता तो ये बोल सकता था कि खाली सेल दिया। यहां पे तो A Limited किस वैल्यू पे परचेज किया है और किस वैल्यू पे सेल किया है वो दोनों दिया है, इंक्लूडिंग योर अदर एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये तुमको क्या निकलवाना चाह रहा है, ये आपको निकलवाना चाह रहा है कंपेरेबल का जीपी मार्जिन। ठीक है, और इसका जो जीपी मार्जिन है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट इसका जो जीपी मार्जिन है ये बिल्कुल कंपेरेबल है। तो यू नीड टू कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। खाली सेल वैल्यू नहीं है, आपको क्या निकालना है, जीपी मार्जिन निकालना है इस ट्रांजैक्शन पे। और फिर जो ये जीपी मार्जिन आएगा आपको इस सेल वैल्यू पे, जो आपका नेट सेल वैल्यू आएगा आफ्टर अदर एक्सपेंसेस, आपको इससे लेस करके आपको परचेस कॉस्ट तक पहुंचना है। फिर आप देखोगे कि ये जो मेरा 15,000 है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है बेटा, ये मेरा 15,000 क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो 15,000 वाला जो ट्रांजैक्शन है इस चीज के लिए मैं कंपेरेबल जीपी मार्जिन निकाला, उस जीपी मार्जिन को मैंने अपने करंट ट्रांजैक्शन में इनकॉर्पोरेट किया और फिर मैं उसमें जो ALP मेरा परचेज कॉस्ट आएगा वो मैं यहां से लेस करके निकालूंगा, सो दैट मैं 15,000 से डिफरेंस निकाल सकूं। क्योंकि A के बुक्स में 15,000 है, A के बुक्स में क्या है, 15,000 है। अगर मान लो A के ALP 15,000 से कम आएगा तो उसका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम होगा। क्यों सर, क्योंकि A ने अपने बुक्स में ज्यादा परचेज कॉस्ट लिया है। A के लिए 15,000 क्या है, परचेज कॉस्ट है। हाँ, अगर मान लो A का ALP 15,000 से ज्यादा आ गया तो सर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना है, क्योंकि सर 15,000 से ज्यादा अगर परचेज कॉस्ट हुआ तो यहां पे तो A का इनकम कम हो जाएगा और यहां पे तो A को टैक्स कम देना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग कैन नॉट बी एप्लीकेबल वेयर इट इज अ बेनिफिट टू दी टैक्स पेयर। तो यहां पर हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे क्या। पहले आप जीपी मार्जिन देखिए। जीपी मार्जिन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेगा, हम सेल ऑफ लैपटॉप निकालेगा कि सेल ऑफ लैपटॉप का प्राइस कितना है, 26,000। फिर हम सबसे पहले अदर एक्सपेंसेस को लेस करेगा। हम अदर एक्सपेंसेस को लेस कितना किया, हम अदर एक्सपेंसेस को लेस किया 700, तो मेरा आ गया 25,300। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आपका जो परचेज कॉस्ट है उसको लेस करूंगा, जो मेरा एक्चुअल परचेज कॉस्ट है 22,000, तो मेरा कितना आ गया
3300 मेरा जीपी आ गया। अब मैं जीपी परसेंटेज प्रॉफिट निकालूंगा ऑन माय सेल। ठीक है, तो चलो अब मैं अपना जीपी परसेंटेज प्रॉफिट निकालूंगा ऑन माय सेल। तो जीपी परसेंट प्रॉफिट हो रहा है मेरा 3300 डिवाइडेड बाय 26,000। ये मेरा प्रॉपर ये मेरा जो है आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ का जीपी मार्जिन है, दैट इज 12.69% मेरा आर्म्स लेंथ का जीपी मार्जिन है। 12.69% मेरा आर्म्स लेंथ का जीपी मार्जिन है, यानी कि इतना मार्जिन तुमको अपना सेल वैल्यू पे लेना है। ये तुम्हारा जीपी मार्जिन कितना है सेल वैल्यू पे। क्यों सर लिए सेल वैल्यू पे? क्योंकि आपको करेंटली ए का पता है कि ए कितना में बेचा है, तो ये तो एसोसिएट को नहीं बेचा है, तो एसोसिएट से तो खरीदा है, तो तुमको सेलिंग वैल्यू पे जीपी मार्जिन को लेस करना पड़ेगा। अब इसके पहले भी तुमको दिया हुआ है 18,000, थोड़ा ध्यान देगा 18,000, तो यहां पे आपको क्या करना है 18,000 आपको दिया है, और आपको यहां पे भी बोला है अदर एक्सपेंस आपका कितना लगा है जो ए लिमिटेड ने इंकर किया है 500। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए सेल प्राइस लेंगे 18,000, उसके बाद आप अदर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, कितना दिया हुआ है 500 आपका अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो आपका नेट सेल वैल्यू कितना हो गया 17,500। लेकिन आपका जो जीपी मार्जिन होगा वो जीपी मार्जिन आपके सेल्स पे ही निकलेगा, और जीपी मार्जिन कितना है 12.69% जो हमने ऊपर कंपेरेबल निकाला, तो 12.69% मुझे इस सेल वैल्यू पे जो है निकालना है। तो 18,000 का ये 2284 मेरा जीपी लेस करूंगा मैं। अब मैं 17,500 जो है इससे लेस करूंगा, तो मेरा आ रहा है 15,216। तो ये आपका आर्म्स लेंथ प्राइस परचेज कॉस्ट आ रहा है। लेकिन तुम एक चीज देखो, तुम्हारा 15,000 2016 होना चाहिए, बट तुमने तो बेटा परचेज खाली 15 में ही किया है, तो यहां तो तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन योर टोटल इनकम विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन योर टैक्स लायबिलिटी, एंड हेंस ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जरूरी नहीं है कि आपकी कोई एडजस्टमेंट होगी, आर्म्स लेंथ प्राइस आपको चेक करना पड़ेगा विथ योर एक्चुअल प्राइस, एंड इफ इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल इनकम देन आपको टैक्स निकालना है, देन आपको टोटल इनकम निकालना है, वरना आपको नहीं निकालना है। तो सर मेरा एक्चुअल परचेज प्राइस तो खाली 15,000 था, और आर्म्स लेंथ परचेज, ये अगर उल्टा होता सेल वैल्यू होता, तो सेल वैल्यू तो बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है, तब तो फिर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और परचेज कॉस्ट घटा हुआ है तो प्रॉब्लम है। क्लियर है सर? बोलिए एवरीवन, प्लीज कंफर्म करते रहिए, सबसे क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आइए इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पीटीपी जून 25। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको कुछ नया नया चीज भी समझ में आता रहेगा। जैसे इसमें एक नया पॉइंट हम लोग सीखेंगे, क्या लिखा है, आशीष लिमिटेड, ठीक है, आशीष लिमिटेड इंदौर, आशीष लिमिटेड इंदौर इंपोर्ट्स एसी फॉर रीसेल इन द इंडियन मार्केट फ्रॉम बेयर एलएलसी, इट्स यूएस बेस्ड होल्डिंग कंपनी। तो एक कंपनी है बेयर यूएसए का, ठीक है, आशीष क्या कर रहा है, आशीष इंडिया का उसे इंपोर्ट कर रहा है। एक कंपनी है आशीष इंपोर्ट्स एसी फॉर रीसेल इन द इंडियन मार्केट, वो उसको बेचना है इंडियन मार्केट में, और वो इंपोर्ट किससे कर रहा है, अपना यूएस बेस्ड होल्डिंग कंपनी से। एसीज आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, एसी कौन बेचता है, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचता है, इन द सेम फॉर्म एज इंपोर्टेड विदाउट एनी कस्टमाइजेशन और वैल्यू एडिशन। ध्यान देंगे तो यहां पे आपका बिना कस्टमाइजेशन के ये एज इट इज बेच रहा है, तो यहां पे परफेक्ट मेथड जो एप्लीकेबल होना चाहिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, क्योंकि रीसेल हो रहा है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो यहां पे आरपीएम मेथड यानी कि रीसेल प्राइस मेथड जो है वो निकाला जाएगा सर। ठीक है, तो सर resale in Indian market, ACs are sold to the distributor in the same form without any customization for value addition. During the current year, it purchased 2000 AC. उसने क्या किया, 2000 AC purchase किया from Bear LLC at rupees 35,000, ठीक है, at rupees 35,000 each, and sold to the third party distributors at rupees 40,000 पर यूनिट। तो सर यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला जो 35,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन हुआ है जो आशीष ने इंपोर्ट किया है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपने को इसी का क्या निकालना है, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। तो बस आपको पता है कि फर्दर वो कितना में बेचा है, वो 40,000 पर यूनिट में बेचा है। फर्दर वो कितना में बेचा है बेटा, वो 40,000 पर यूनिट में
बेचा है। अपने को सेल वैल्यू पता है 40,000, तो अब अपने क्या करेगा, अपने को 40,000 सेल वैल्यू पता है, अपने को इसमें जीपी मार्जिन लेस करके अपने को इसका आर्म्स लेंथ प्राइस का परचेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो आशीष के लिए जो 35,000 का परचेज कॉस्ट है डेफिनेटली ज्यादा लग रहा है। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस कम आया तो उसका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम आ जाएगा, बट अगर आर्म्स लेंथ प्राइस ज्यादा आया तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर हमें जीपी मार्जिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आशीष ने और कहां कहां से ये प्रोडक्ट खरीदा है और सेल किया है, उसमें क्या जीपी मार्जिन कमाया है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो सर करेंटली तो हमें इतना ही पता है कि आशीष ने एसोसिएट से खरीद के रीसेल कर दिया, 40,000 में रीसेल कर दिया। तो हमें पहले वो जीपी मार्जिन का तलाश है कि वो 40,000 में मैं जीपी मार्जिन को अप्लाई करूं। देखो, तो बेस्ड ऑन योर टीपी बेंचमार्किंग कंडक्टेड बाय द कंपनी, 3 इंडिपेंडेंट कंपेरेबल कंपनीज, ओ एक नहीं दो नहीं, 3 independent comparable companies earn your resale margin, that is GP on sales, that is 15%, 23% and 19% respectively from the distribution of your similar products in India। यानी कि 3 अलग अलग कंपनी से आशीष ने बेंचमार्किंग किया और हर 3 कंपनीज में अलग अलग मार्जिन था। जीपी मार्जिन ऑन सेल्स किसी में 15, किसी में 23 एंड किसी में 19। तो यहां पर अपने समझे थे सर कि अगर आपके पास मोर देन 1 कंपेरेबल है एंड लेस देन 6 एंट्रीज है तो अपने को अरिथमेटिकल मीन लेना पड़ेगा सारे प्राइसेस का, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी माय आर्म्स लेंथ प्राइस। अपने को अरिथमेटिकल मीन लेना पड़ेगा सारे ट्रांजैक्शन का और वो अपना आर्म्स लेंथ प्राइस माना जाएगा। तो चलो यहां पे अपने कैसे करेंगे सर, यहां पे अपने कैसे करेंगे, सेल प्राइस, ठीक है। आपको सबसे पहले सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस निकालना मतलब दिया है, सेल प्राइस कितना है 40,000 दिया है सर, सेल प्राइस कितना है 40,000, ठीक है। सेल प्राइस कितना है 40,000। अब आपको करना है कि सर मेरा रीसेल मार्जिन क्या होगा, मेरा रीसेल जीपी मार्जिन क्या है। एक आपका जीपी मार्जिन 15% है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंपेरेबल हो गया, अपने यहां पे C1 भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट कंपेरेबल। तो 15% ऑन सेल, दैट इज 40,000 पे 15%। देखो आप समझ रहे हो ना ये 40,000 हमने क्यों लिया, आप समझ रहे हो क्योंकि 40,000 में आपने बेचा है तो आपका एक्चुअल ये जो 40,000 प्राइस है ये तो सही है, ये तो आपने अनकंट्रोल कंडीशन में बेचा है और आपका मार्जिन जो है ये भी सही है। तो आपको सही चीज को सही जगह अप्लाई करना है। जीपी मार्जिन कितना है 15%, तो आप 15% ऑफ सेल करेंगे 4,000, तो ये आपका क्या आ जाएगा 34,000। तो दिस इज योर क्या बोलते हैं परचेस प्राइस एज पर कंपेरेबल 1। फिर आपको सेल प्राइस निकालना है, फिर आप 40,000 लिखेंगे और फिर आप जीपी मार्जिन लेस करेंगे और ये जो जीपी मार्जिन है वो कितना होगा 23% कंपेरेबल टू। $30,800, ये क्या हो जाएगा सर मेरा 30,800। तो ये परचेज प्राइस है कंपेरेबल टू। नेक्स्ट आपका है सेल प्राइस, %19। $32,400। अब आपको निकालना है अरिथमेटिकल मीन of 3 sets of purchase price। तो 34,000 प्लस 3,800 प्लस 32,400
बाई 3। तो आंसर आएगा मेरा 32,400। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा ये। अब देखो क्या दिया है, तुमने कितना में परचेज किया था, देखो 35,000 में परचेज किया था, तो ALP पर यूनिट इज 32,400। एक्चुअल परचेज प्राइस पर यूनिट कितना है, 35,000 में परचेज किया था, तो सर डिफरेंस कितना आ गया, 2,600। कितना यूनिट्स है, 2,000। तो टोटल इनकम 52 लाख। कैसे आया, 2,600 इंटू 2,000। क्लियर है क्या। अब अरिथमेटिकल मीन निकाल लेंगे, जब डेटा एंट्री में 6 सेट से कम है और 6 से ज्यादा है तो अपने समझेंगे मीडियन, परसेंटाइल बेसिस पे चलेगा, उसका भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। यहां तक कोई डाउट है बेटा। नेक्स्ट आइए, ऐसा क्वेश्चन भी अपने इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अपने अपने रेगुलर बैच में भी किए हैं। अगर आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट और या अभी क्लास देख रहे हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। MTP June 25, टेराबाइट इंक ऑफ फ्रांस एंड आर लिमिटेड ऑफ इंडिया आर एसोसिएट एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। टेराबाइट इंक ऑफ फ्रांस एंड आर लिमिटेड ऑफ इंडिया, ये क्या है, TB और R ये आपस में एसोसिएटेड है। R Limited import 6,000 compressors from Terabyte Inc. at 6,700 per unit। ठीक है, 6,700 पर यूनिट में वो ये इंपोर्ट कर रहा है। एंड दीज आर सोल्ड टू रिफ्रेश कूलिंग सॉल्यूशंस एट अ प्राइस ऑफ 10,000 यूनिट। और ये किस में सेल हो गया, वो 10,000 पर यूनिट में सेल हो गया। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइस है सर। 6,700 को ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा आर्म्स लेंथ प्राइस के साथ। आर लिमिटेड had also imported similar products from Gold Inc. Poland। आर क्या कर रहा है, वो गोल्ड से इंपोर्ट कर रहा है एंड सोल्ड आउटसाइड एट अ GP मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेल्स। यही तो चाहिए हमें, GP मार्जिन कितना है, 20% ऑन सेल्स। ये एकदम परफेक्ट है, ये अनकंट्रोल्ड है, इसमें कोई भी मिलावटी बात नहीं है। 20% एक सिमिलर ट्रांजैक्शंस का GP मार्जिन है। हमें ये GP मार्जिन को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा प्लस माइनस करके, और उसको अपने 10,000 से माइनस करके परचेज कॉस्ट निकालेंगे और उसको 6,700 से कंपेयर करेंगे। यही करना है आपको। टेराबाइट, अब थोड़ा ध्यान दो, ये आपका ट्रांजैक्शन है। टेराबाइट ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट
टेराबाइट ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 1000 रुपीज पर यूनिट। ओके, तो सर थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका रीसेल प्राइस कितना है? आपका रीसेल प्राइस 10,000 है, ठीक है। आपका रीसेल प्राइस कितना है? 10,000 है। दिस इज व्हाट इज योर रीसेल प्राइस। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब इस क्वेश्चन में तुम देखो, यहां पर तुमको जीपी मार्जिन के टर्म्स में कुछ नहीं दिया है। मैं और आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे तुमको फंक्शनल एडजस्टमेंट्स जीपी मार्जिन के कॉन्स्टिट्यूएंट में बोलेगा। इसमें हर जगह तुमको पर यूनिट, पर यूनिट, पर पीस, पर यूनिट ये सभी दिया है। तो तुमको फिर बेटा रीसेल वैल्यू, जो तुम्हारा फाइनल रीसेल वैल्यू है, उसके टर्म्स में तुमको अपना वैल्यू परचेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तुमको परचेज के बीच में डिफरेंस लाना है। तो बेस पॉइंट सेल से आपको बैकवर्ड आना पड़ेगा। तो हमारा बेस सेल पॉइंट क्या है बेटा? रीसेल प्राइस कितना है? रीसेल प्राइस कितना है मेरा? रीसेल प्राइस है मेरा 10,000। अब इस रीसेल प्राइस 10,000 में जो आपका सिमिलर ट्रांजैक्शंस का जीपी मार्जिन है 20%, उसको मैं पहले माइनस कर लूंगा। मेरा जीपी मार्जिन कितना है? मेरा जीपी मार्जिन है 20%। तो 20% ऑफ 10,000 सेल्स, ये कितना हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट? 2,000। बट खाली ये नहीं होगा, खाली ये नहीं होगा, तुम्हारे को और भी फंक्शनल डिफरेंसेस दिया है कि जिसका तुम 20% जीपी मार्जिन लिए हो, वहां पे कब हुआ है? जब तुमने इंडिया के बाहर, सॉरी, जब तुमने बाहर में जीपी में बेचा है 20% में, तुमने इंपोर्ट किया किस में? गोल्ड इंक से। अब यहां पे तुमको बोल रहा है कि गोल्ड इंक से जो तुमने इंपोर्ट किया है और तुमने टेराबाइट से जो इंपोर्ट किया है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट चीज बोला है, टेराबाइट तो डिस्काउंट दे दिया था 1,000 रुपया पर यूनिट में। टेराबाइट तो 1,000 रुपया पर यूनिट का डिस्काउंट दे दिया था, लेकिन गोल्ड खाली कितना डिस्काउंट दिया? गोल्ड खाली 500 रुपया डिस्काउंट दिया। तो सर टेराबाइट 500 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया ना? टेराबाइट क्या किया? 500 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ये करेंटली अभी रीसेल प्राइस में फैक्टर्ड नहीं है, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। दैट इज योर इंक्रीमेंटल डिस्काउंट, दैट इज योर इंक्रीमेंटल डिस्काउंट। इंक्रीमेंटल डिस्काउंट कितना है? 1,000 रुपीज माइनस 500। इंक्रीमेंटल डिस्काउंट हो गया आपका 500, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेट एंड कस्टम्स ड्यूटी पेड फॉर द इंपोर्ट फ्रॉम गोल्ड, यानी जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है वहां पे तुमने फ्रेट पेमेंट किया था जिसकी कॉस्टिंग आ रही थी 1,200 पर पीस। तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा था, तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा था, तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा था, जिसकी कॉस्टिंग आ रही थी 1,200 पर पीस, इसलिए तुम्हारा पे मार्जिन कितना है? 20% ऑन सेल्स है। तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, ठीक है। बट जब तुम परचेज किए टेराबाइटिंग से, तुमको खाली 200 रुपीज क्या देना पड़ा? फ्रेट चार्जेस देना पड़ा। तो गाइज आपका ये जो फ्रेट एंड कस्टम है, एक तरीके से ये कौन सा खर्चा है? परचेज कॉस्ट है। एक तरीके से कौन सा खर्चा है? परचेज कॉस्ट है। तो यहां पर आपकी जो परचेज कॉस्ट है, आपके सिचुएशन में आपका परचेज कॉस्ट 1,000 रुपया से कम हो रहा है। आपके केस में आपका परचेज कॉस्ट 1,000 रुपया से कम हो रहा है। तो अगर आपका परचेज कॉस्ट 1,000 रुपया से कम हो रहा है, यू in your case, current case, you are reducing your purchase cost by 1,000 rupees। तो आपका 1,000 रुपीज से जो परचेज कॉस्ट है वो आपके रीसेल प्राइस है। देखो जो भी हम लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, हम कहां से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं? हम 10,000 से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरा जो फाइनल वैल्यू है, मेरा जो फाइनल वैल्यू है, मेरा उसमें जो मैंने जीपी मार्जिन लिया है, वो जीपी मार्जिन में मेरा क्या, कितना परचेज कॉस्ट इंक्लूडेड है? 1,200 इंक्लूडेड है। बट एक्चुअल में तो मेरा 1,200 नहीं लगा ना, मेरा तो 200 ही लगा है। तो मैंने तो यहाँ पे जीपी मार्जिन 2,000 ले लिया। मेरे को अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है? मेरे को परचेज कॉस्ट तक पहुंचना है, बट मेरा तो परचेज कॉस्ट उतना लगा नहीं है, मेरा तो 1,000 रुपया कम लगा है। तो मैं इसमें से डिफरेंस ऑफ 1,000 रुपीज क्या करूंगा? लेस कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस इन परचेज कॉस्ट, ये हो गया मेरा डिफरेंस इन परचेज कॉस्ट, ये हो गया मेरा 1,200 माइनस 200, ठीक है। अब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा आर्म्स लेंथ प्राइस का परचेज प्राइस क्या है।
ये तुम्हारा आर्म्स लेंथ प्राइस का परचेज प्राइस होगा 10,000 माइनस 2,000 माइनस 500 माइनस 1,000 इज कमिंग टू 6,500। लेकिन तुमने एक्चुअल में इंपोर्ट कितना में किया है, 6,700 में किया है, तो 200 रुपया का तुमने ज्यादा डेबिट मारा है। और तुम्हारा यूनिट्स कितना है सर, 6,000 है, तो 200 का जो डिफरेंस आएगा इंटू 6,000, ये हो गया मेरा इंक्रीमेंटल इनकम। सिंपल, ये हो गया मेरा इंक्रीमेंटल इनकम, ये हो गया मेरा 12 लाख का इंक्रीमेंटल इनकम। ये मेरा 12 लाख का क्या हो गया, इंक्रीमेंटल इनकम हो गया। बोलिए भाई, समझ में आई मेरी बात? तो रीसेल प्राइस में आपको अपना ये सारा जो है डिफरेंसेस लगाना पड़ेगा सर। कि आपने प्रॉफिट मार्जिन पहले अलग कर लिया, प्रॉफिट मार्जिन अलग करने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगा है, ठीक है, वो आपने यहां पे अलग कर लिया। नेक्स्ट आइए। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एमटीपी जून 25। AB is an Indian company. AB is an Indian company in which Oceana, a US company, has 32% shareholding. तो ओशियना इंडिया के बाहर का कंपनी है, AB एक इंडियन कंपनी है, AB में उसका 32% शेयर होल्डिंग है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड बिटवीन दिस टू कंपनीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ओशियना AB में 32% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। AB Limited sold 1 lakh pieces of t-shirt, 1 lakh pieces of t-shirt at $3 per t-shirt. The identical t-shirts were sold to unrelated party at 4. सर AB क्या कर रहा है, ओशियना से परचेज करके टी शर्ट बेच, सॉरी AB सोल्ड, एक मिनट, ओके, ऐसे करते हैं अपने, AB है और ओशियना है, ठीक है, वो आपस में एसोसिएटेड है। AB कितना में बेच रहा है, 1 लाख बेच रहा है एट $3, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल टी शर्ट जो बिक रहा है वो $4 में बिक रहा है, यानी AB अपना $1 इनकम छुपा रहा है। AB अपना $1, तो $1 में कितना डिफरेंस हो गया सर, 1 लाख इंटू $1 इंटू एक्सचेंज रेट, यही हो गया। $1 अगर कम चार्ज कर रहा है तो $1 इंटू 1 लाख, टोटल 1 लाख इसका टी शर्ट्स है, और इसका एक्सचेंज रेट कितना दिया हुआ है नीचे, 84। तो यहाँ पे आपका 84 के हिसाब से अगर आप देखोगे, आपका 84 लाख विल बी योर डिफरेंस इन प्राइस। तो ये आपका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम में ऐड होगा। अगर आप ALP निकाल रहे हो तो आपके इंक्रीमेंटल टोटल इनकम में ऐड होगा। AB Limited borrowed 2 lakh from a foreign lender based on the guarantee of Oceana Limited. तो ये भी अपने पढ़े हैं, it is deemed to be a associate enterprises. Foreign lender based on the guarantee of Oceana Limited. For this, AB Limited paid $10,000 as guarantee fee to Oceana Limited. तो AB क्या कर रहा है, फॉरेन से बोरो कर रहा है, गारंटी ओशियना ने दिया, AB ने 10,000 गारंटी फी पे कर दिया। ज्यादा गारंटी फी पे किया है सर, क्योंकि यहां लिखा है टू एन अनरिलेटेड पार्टी फॉर द सेम अमाउंट, ओशियना ने खाली 8,000 कलेक्ट किया था, यानी सर AB के लिए ज्यादा डेबिट हो गया 2,000, AB के लिए $2,000 ज्यादा डेबिट हो गया। तो $2,000 ज्यादा डेबिट हो गया, तो 2,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो $2,000 है, तो $1 में 84 है, तो 2,000 इंटू 84 अगर हम करें तो 1,68,000 आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम रुपीज लैक्स है तो ये 1.68 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.68 लाख। दिस विल बी रूपी इन लैक्स। AB Limited paid $15,000 to Oceana for getting various potential customers relating to improve its business. AB 15,000 पे करता है Oceana को कि भैया अलग अलग कस्टमर लेकर आओ, हम तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं, और Oceana ने सेम सर्विस बाकी लोगों को खाली 12,000 में दिया। तो यहाँ पे एक्सेसिव परचेज, एक्सेसिव खर्चा कितना का रिकॉर्ड कर दिया AB ने, $3,000 का। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से एक्सेस खर्चा रिकॉर्ड करके वो लोग अपना प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो 3,000 इंटू 84 विच इज कमिंग टू हाउ मच, विच इज कमिंग टू 2,52,000। तो ये भी 2.52 लाख हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2.52 लाख। फिर बोला AB इज लोकेटेड इन SEZ एंड इट्स इनकम बिफोर TP एडजस्टमेंट इज 1,200 लाख। तो आपको TP एडजस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। कंप्यूट द एडजस्टमेंट टू बी मेड टू द टोटल इनकम, हम ऐड कर देंगे। स्टेट वेदर इट कैन क्लेम डिडक्शन, नो,
नया इंक्रीमेंटल टोटल इनकम पे, ये जो इंक्रीमेंटल टोटल इनकम होगा इस पे 10 AA का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा सर। आपको ये बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। तो 84 लाख हो गया प्लस 1.68 लाख हो गया प्लस 2.52 लाख हो गया, टोटल मेरा आंसर आ रहा है 88.2 लाख। तो 88.2 लाख जो है ये मेरा इनकम कितना है 1200, इसमें मेरे को 88.2 लाख मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर होगा 1288.2 लाख। फाइनल आंसर होगा 1288.2 लाख। फाइनल आंसर होगा 1288.2 लाख। डन गाइस। डन। तो देखो गाइस, ये अपने निकाले, AB cannot claim deduction on 10AA in this respect of 88.2 lakh being the amount of income by which total income is enhanced. Assume income is increased by assessing officer. ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो अपने एसोसिएट इंटरप्राइज है वो अपने बता दिए, बिकॉज इट इज कैरिंग एटलीस्ट 26%। transaction entered between these two companies for sale of the product, lending or guarantee and provision of service relating to market research are included within the meaning of international transactions. Accordingly, TP provisions would be attracted and the income arising from such मतलब आपको गाइस खाली ALP नहीं निकालना होगा, आपको इसका एक बैकग्राउंड कि ये एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड नहीं है, आपको ALP में निकालना है। इन दिस गिवन इन्फॉर्मेशन आर्म्स लेंथ हैज टू बी टेकन यूजिंग विच मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड है, इट इज टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। TP provisions would be attracted and income arising from the international transactions have to be computed having regard to the ALP। ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है हमेशा कि कौन सा मेथड के बेसिस पे आप ALP निकाल रहे हो। तो इन दिस केस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द आर्म्स लेंथ प्राइस हैज टू कंप्यूटेड टेकिंग द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, टेकिंग द अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड। नहीं, आप चैप्टर 6 से का भी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, आप 10AA का भी डिडक्शन नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, यू कांट टेक, वरना सर सब लोग कर लेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग चुराएगा, बाद में TP ऐड हो जाएगा, इनकम ऐड हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं, अलाउड नहीं है। इसलिए सब लोग खुद से वॉलंटरी ऐड कर लेते हैं, वॉलंटरी प्राइसिंग इस तरीके से करते हैं कि उनको डिडक्शन भी ठीक तरीके से मिल सके। ओके बेटा, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, थर्स्ट लिमिटेड is an Indian company engaged in international transaction. For the past 2 decades, it has been having international transactions with GH of Sweden for the past 8 years. On 23rd October, it entered into APA with the department. Details regarding the assessment years, 5 assessment years are as under. Last 5 assessment years का बोल रहा है, लेकिन रोल बैक तो खाली 4 साल का ही है सर। तो ये हो गया 25-26, तो 20 ये प्रीवियस ईयर 25-26 है, तो असेसमेंट ईयर हो गया 26-27, तो एक साल पहले हो गया 25-26, 24-25, 23 एंड 20। तो ये 21-22 का रोल बैक पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, रोल बैक इज नॉट पॉसिबल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 बिकॉज रोल बैक इज ओनली अलाउड फॉर द immediately preceding 4 assessment years preceding to the year in which APA has been entered into. In this case, the APA was entered in on 23rd October 25, and hence the last 4 preceding years for which the rollback is applicable is assessment year 22-23, 23-24, 24-25 and 25-26। आपको अपने ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना था कि 4 साल के लिए ही आपको रोल बैक मिलेगा सर। क्लियर है? बोलिए भाई। अब एक एक करके आएंगे रोल बैक प्रोविजंस, एक एक करके अपने देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट आप AY 22-23 डैश देके लिखेंगे। यहाँ पे ITR कब फाइल किया पहले ये देखो, ये कंपनी है, कंपनी के लिए ड्यू डेट क्या होता है 31 अक्टूबर। तो AY 22-23 है, हाँ सर ITR तो फाइल कर दिया टाइमली। SSC ने ALP कितना निकाला है 12,500, और ALP जो APA के हिसाब से वो कितना है 12,400। तो दिस रिड्यूसेस योर इनकम एंड हेंस द रोल बैक प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल।
rollback provision is not applicable because it reduces the total income of the SSE and hence rollback is not applicable. फिर आप AY 23-24 डैश देके लिखेंगे. अब ये ध्यान दो, यहाँ पर आपका 23-24 जो है, यहाँ पे जो 23-24 है इसका रिटर्न कब तक फाइल होना चाहिए था? 31 अक्टूबर तक फाइल होना चाहिए था, बट ये तो बहुत लेट फाइल हुआ है, ये तो बिलेटेड फाइल हुआ है ये. तो सर यहाँ पर जो भी हमें कुछ चेक ही नहीं करना है, नो रिटर्न, ROI टाइमली फाइल नहीं किया गया, एंड बिकॉज ROI वॉज नॉट टाइमली फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, द ALP I mean the rollback cannot be applied. Assessment year 24-25, assessment year 24-25, ठीक है. असेसमेंट ईयर 24-25, अगेन यहाँ पर ड्यू डेट क्या था? 31 अक्टूबर 24 था. आपने यहाँ पे रिटर्न जो है टाइमली फाइल नहीं किया, तो यहाँ पे आपको ये भी अलाउ किया नहीं जाएगा, आपको ये भी जो है अप्लाई अलाउ जो है किया नहीं जाएगा. सर आई एम क्लियर ऑन दिस? बोलिए प्लीज. तो असेसमेंट ईयर 24-25 29 नवंबर है. अच्छा सॉरी, ये तो इंटरनेशनल. सो गाइज आई बेग योर पार्डन, ड्यू डेट तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर होगा. आई बेग योर पार्डन, 30 नवंबर होगा ड्यू डेट बेटा. आई एम सॉरी, 30 नवंबर होगा. तो ये तो ड्यू डेट पे था लेकिन रिड्यूसिंग था, तो इसलिए अब अलाउ नहीं किए. 31 अक्टूबर 23 ये कर दो प्लीज. 30 नवंबर की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ना, इसका तो नवंबर होगा. 30 नवंबर 23 फिर भी ड्यू डेट के अंदर नहीं है, और ये हो जाएगा सर 30 नवंबर 24. ये ड्यू डेट के अंदर है, सॉरी ये ड्यू डेट के अंदर है. और इसका ALP देख लो 13600. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे रोल बैक एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है. आपने निकाला 13600, ALP एज पर APA 13800, तो यहाँ पे रोल बैक एप्लीकेबल हो जाएगा. 25-26 में देखो 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025 ये भी आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दिया है. 14,000 एंड 14,300 यहाँ पे भी आपका रोल बैक एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि AY 24-25 रोल बैक एप्लीकेबल, AY 22-23 एंड 23-24 रोल बैक इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये आपके एग्जाम में बहुत आता है कि कौन से क्वेश्चन में रोल बैक एप्लीकेबल होगा, कौन से क्वेश्चन में रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए, MTP दिसंबर 24 में आइए. देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, मेरे को चाहे जितना भी क्लास लगे, मेरा नंबर ऑफ लेक्चर्स एक्सीड कर जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस बैच में पहली बार स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ फाइनल डायरेक्ट टैक्स के लिए. तो आई मेक श्योर कि ईच एंड एवरी चैप्टर विल बी रेलिवेंट फॉर यू. जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, हर चीज़ जो आपको क्लास में डिस्कस किया जाएगा, सब कुछ आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा. और मैं बिल्कुल भी क्लास में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. जितना नंबर ऑफ क्लासेस मुझे देना मैं दूंगा. ठीक है, हो सकता है मेरा कमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस से एक्सीड कर जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी क्वालिटी के लिए कर रहा हूँ. चलिए MTP दिसंबर 24 में आइए. क्वेश्चन नंबर 46. 1 April, Rohit Limited, an Indian company, advanced a loan of 6 crores to Virat Inc., a company resident in Dubai. As on the date of loan, the book value of the total assets in the books of Virat Inc. was 4 crores. ठीक है, was 4 crores. In the preceding financial year, Virat Inc. had revalued its assets and accordingly the value of assets had increased by 2 crores. In the preceding financial year, Virat ने revalue कर दिया assets and accordingly the value of assets had increased by 2 crores. समझो, रोहित एक इंडियन कंपनी है, उसने 6 करोड़ का डायग्राम बनाओ. रोहित एक इंडियन कंपनी है, रोहित एक इंडियन कंपनी है. ठीक है, तो रोहित एक इंडियन कंपनी है, उसने 6 करोड़ का लोन दिया. किसको? विराट को. अ कंपनी रेसिडेंट इन दुबई. जिस दिन लोन दिया, द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स इन द बुक्स ऑफ विराट वॉज 4 करोड़. कितना? 4 करोड़. कितना? 4 करोड़. In the preceding financial year, Virat had revalued its assets and accordingly the value of the asset had increased by 2 crores. हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बुक वैल्यू देखना पड़ता है.
यानी रोहित ने 6 करोड़ का लोन दिया और जिस दिन लोन दिया उसका टोटल एसेट्स कितना था, 4 करोड़ का था। तो सर अल्टीमेटली कितना कॉन्स्टिट्यूट हो गया इसका, लोन डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू, सर ये हो गया मेरा 150%। हमने पढ़ा था 51% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स भी अगर मैंने आपको लोन दिया है तो हम आपके एसोसिएट हो गए सर। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रोहित एंड विराट will be treated as associate enterprise for the purpose of transfer pricing adopted by the assessing officer. Virat paid the entire loan along with the interest on 31st August. विराट ने पूरी की पूरी लोन की पेमेंट कर दी, विराट पूरी की पूरी लोन की पेमेंट कर दिया along with interest on 31st August. During the financial year, Rohit also entered into an agreement with Virat to provide 20,000 medical equipments at a cost of 7,400 per unit. 20,000 मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा रोहित विराट को एट कितना, at the cost of 7,400 per unit. The AO treats them as associate enterprise and wants to recompute the income of Rohit at arm's length price. You are required to answer the following questions in this regard. तो पहला तो एकदम clear है sir. Two enterprises will be deemed to be associate enterprise if the loan advanced by one enterprise to another enterprise constituted not less than 51% of the total book value of the assets. Since Rohit is an Indian company advancing loan of 6 crores to Dubai-based Virat Inc., which is 150% of the book value of the assets, that is 6 out of 4 into 100, Rohit and Virat will be deemed to be the associate enterprise. अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ रोहित विच सेल्स द सेम इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 9,000 पर यूनिट एंड एट द रेट ऑफ 9,500 टू एक्स LLP. अलग अलग यूनिट्स को इतना में बेच रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर अनरिलेटेड. तो यहाँ पे भी अपने क्या करेंगे, बिकॉज वी हैव मोर देन वन आर्म्स लेंथ प्राइस, वी विल टेक अरिथमेटिकल मीन. अपने अरिथमेटिकल मीन ले सकते हैं एंड अरिथमेटिकल मीन लेंगे 9,000 एंड 9,500 बाई 2 विच विल बी 9,250. एंड व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. What will be the most appropriate method? Because since the two prices are determined by the most appropriate method, the data set contains only two entries. The data set contains the ALP will be determined, that will be arithmetical mean of the values included in the data set. Cup will be the most appropriate method. Accordingly, the arm's length price will be 9,000 plus 9,500 by 2, that is 9,250. Since the जो है 9,250. अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे आपका 9,250 हो गया सर, ठीक है, आपका यहां पे 9,250 हो गया. अब आपका 9,250 आपको पता होना चाहिए, आपका मैक्सिमम टॉलरेबल वेरिएंस जो अलाउड है वो 3% है. यहां पे रोहित ने एक्चुअली कितना में बेचा, 7,400 में विराट को बेचा, बाकी लोग को वो 9,000 9,500, तो अरिथमेटिकल मीन के बेसिस में 9,250 में बेच रहा है, वो 3% से ज्यादा का टॉलरेबल लिमिट है. तो दैट इज वाई वी कैन से कि सर ALP विल बी 9,250. ओके, ALP विल बी 9,250 और 9,250 अगर ALP है तो 9,250 माइनस एक्चुअल कितना ट्रांजैक्शन किया है, 7,400 है, तो डिफरेंस है इतने का. और कितना यूनिट्स है, आई थिंक 20,000 है, राइट, 20,000 है. 9,250 एंड 7,400 का डिफरेंस, तो 9,250 एंड 7,400 का डिफरेंस इनटू 20,000, तो ये हो जाएगा मेरा 370 lakhs. ये हो जाएगा मेरा 370 lakhs. ये अपनी इंक्रीज इन टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है. What are the options available to Virat for the increase in transfer pricing by income tax authorities if Rohit accepts such transfer pricing? Guys, if Rohit accepts the transfer pricing, तो क्या options available होगा to Virat Inc. in respect of the increase in the transfer pricing? तो सर यहां पर आ जाएगा secondary adjustments. यहां पे क्या आ जाएगा, secondary adjustments, ठीक है, secondary adjustment आ जाएगा. तो ये जो एक्सेस मनी होगा, एक्सेस मनी यही होगा एग्जैक्टली 370 lakhs का, क्योंकि आप TP एडजस्टमेंट 370 lakhs का कर रहे हो. दिस एक्सेस मनी विल हैव टू बी शुड बी रिपैट्रिएटेड बाय विराट टू रोहित, ठीक है, विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिया है ट्रांसफर प्राइसिंग. ऑल्टरनेटिवली रोहित के पास एक ऑप्शन है कि वो इस पे टैक्स पे कर सकता है 18% प्लस 12% surcharge plus 4% says, that is 20.969664%.
तो इस पे 20.964% टैक्स पे करके ये क्लोज कर सकता है, वरना एक्सेस मनी अवेलेबल विद विराट हैज टू बी रिपैट्रिएटेड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी 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 एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस अबाउट एवरी सिंगल थिंग विच वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है गाइज, ये मैं आपको नहीं करा रहा हूं 94B का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, आपको मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, ये भी सेम आपको मैंने होमवर्क दिया था, एकदम सेम है। एबिटा का 30% से ज्यादा एक्सेस जो भी इंटरेस्ट पेबल टू आपका एसोसिएट एंटरप्राइज होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। याद रखिएगा 1 करोड़ से कम का कोई भी इंटरेस्ट को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। 1 करोड़ से तक का अगर इंटरेस्ट है तो वहां पे वो फुल्ली अलाउड होगा, वहां पे 94B का थिन कैपिटलाइजेशन रूल एप्लीकेबल नहीं होता। देखो नेक्स्ट है आपका मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 24। चलिए मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 24 स्टार्ट करते हैं। चलिए बार आप खुद से पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग आप दीजिए। फर्स्ट रीडिंग आप दीजिए। यहां पे एनजेए का क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सेक्शन 94A एप्लीकेबल होगा यहां पे। नोटिफाइड जुडिक्शनल एरिया, नोटिफाइड जुडिक्शनल एरिया एक ऐसा होता है जो कोऑपरेटिव नहीं होता है इंडिया के साथ, तो इंडिया का उनके साथ टैक्स ट्रीटी नहीं होता है। तो उस कंट्री के साथ अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेक्शन 94 कैपिटल एप्लीकेबल हो जाएगा और वहां पे पूरा टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। देख लीजिए एक बार, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको कराता हूं। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। BPL Limited, the SSE, has sold goods on 12 January to X Limited, located in notified jurisdictional area. BPL ने X Limited जो कि NJA में है, BPL Limited, the SSE, has sold goods on 12 January to X Limited, located in NJA, for 10.5 crores. For 10.5 crores. पहला प्रोविजन तो आपको याद दिला देता हूं कि whenever any person is doing any transaction with any person located in a notified jurisdictional area, it will be deemed to be international transaction, and all the transfer pricing provision will be applicable as if it is an international transaction undertaken between two associate enterprise. तो यहाँ पे आपको आर्म्स लेंथ प्राइसिंग में निकालना पड़ेगा। ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसका ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको एएलपी में निकालना पड़ेगा। ड्यूरिंग द करेंट ईयर बीपीएल एट चार्ज 11.5 करोड़ फ्रॉम जेडी। बीपीएल ने जेडी ऑफ न्यूयॉर्क से कितना चार्ज किया? 11.5 करोड़ चार्ज किया, एंड 12 करोड़ फ्रॉम जेजे ऑफ लंडन फॉर द सेल ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, एंड बोथ ऑफ विच आर नाइदर एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ बीपीएल नॉट दे आर सिचुएटेड इन एनजे। मतलब तुमको यहां पर दो अलग अलग प्राइसिंग दे दिया कि सर बीपीएल ने जेडी से भी और जेड से भी कितना कितना चार्ज किया, 11.5 चार्ज किया बेटा और 12 चार्ज किया। ठीक है, दे बोथ आर
basically comparable uncontrolled transactions because they are neither associated enterprises nor they are situated in NJA. Hence यहाँ पर अपने कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, अपने यहाँ पर कप मेथड यूज कर सकते हैं. वी कैन आराम से अपने यहाँ पर कप मेथड यूज कर सकते हैं. अगेन यहाँ पर योर डेटा एंट्री कंपेरेबल डेटा एंट्री इज लेस देन 6, तो यहाँ पर आप अरिथमेटिकल मीन से इसका जो है आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकते हो. बट यहाँ पे अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है. ठीक है, अपने को पहले कंपेरेबल का फाइनल प्राइस तक लाना पड़ेगा, फिर अपने इसका अरिथमेटिकल मीन निकालेंगे सर. ठीक है. इंडिया हैज DTAA विथ USA एंड UK. ध्यान दो, ये दो ट्रांजैक्शन एक यूएस के साथ हुआ है और यूके के साथ हुआ है, और इंडिया का दोनों के साथ DTAA है. द SSC हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विस. SSC का क्या है, उसका एक पॉलिसी है कि वो एक आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विसेज जो है वो चार्ज करता है टू द ट्यून ऑफ 14 lakhs टू ऑल द कस्टमर्स एक्सेप्ट द एक्स लिमिटेड विच प्रोक्योर्ड द सेम लोकली एट अ कॉस्ट ऑफ 18 lakh. ठीक है, तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है गाइज, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, यहां पे ये लोग ये बोलना चाह रहा है कि सर हम लोग का जो प्राइसिंग है, हम लोग का जो यहाँ पे प्राइसिंग है, हम लोग का जो यहाँ पर प्राइसिंग है, अच्छा सॉरी मैं एक लाइन ऊपर भी मिस आउट कर गया. सेल्स टू जेडी एंड जेड, मतलब बीपीएल ने जो इनको सेल किया वो सीआईएफ बेसिस पे था. ओ, तब तो ज्यादा प्राइस होगा. लेकिन जब एक्स को बेचा ये एफओबी बेसिस पे था, तो अपने को क्या करना है, ये जो फ्रेट इंश्योरेंस है अमाउंटिंग टू 20 लाख ये लगा है एक्स्ट्रा. तो सर जब आप यूएस और यूके को बेचे हो तो वहां पर तो आपका इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूडेड है, तो आप उसको माइनस कर दोगे. ऑब्वियसली बेटा ये करोड़ में है, ये करोड़ में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -0.2 करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, -0.2 करना पड़ेगा. समझ गए, 0.2 क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा इंश्योरेंस एंड फ्रेट वहां पे मेरा एक्स्ट्रा लगा हुआ है. ठीक है सर, एक बार आइए इसको अपने कॉपी में स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ या दो कॉलम इसलिए बनेगा क्योंकि आप दो ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहे हो. एक बीपीएल ने जेडी को बेचा, बीपीएल ने जेडजेड को बेचा. इलेवन पॉइंट फाइव एंड 12. अब इसमें देखो लिखा है वाइल सेल टू जेडी एंड जेडजेड वर ऑन सीआईएफ, द सेल टू एक्स वाज ऑन एफओबी विच पेड ओशन फ्रेट एंड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 20 लाख. तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, टू कंपेयर विथ एफओबी प्राइस 20 लाख. SSC has a policy of providing after sales support service to the tune of 14 lakh to all customers. वो सबको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो सर डेफिनेटली यहां पर तो आफ्टर सेल दिया जा रहा है, लेकिन एक्स के केस में नहीं दिया जा रहा है. वो वहां पर
जो एक्स, जब बीपीएल एक्स को बेचता है तो एक्स वहीं पे आफ्टर सेल सर्विस ले लेता है, बीपीएल उससे कोई चार्ज नहीं करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहां पर आफ्टर सेल सर्विस का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, बट यहां पे इंक्लूडेड है, तो आपको लेस करना पड़ेगा। तो 14 लाख हो गया, तो अगेन मेरे को यहां पे लेस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस to be reduced since it is not provided to x. 0.14. 11.16. 11.66. अब अपने अरिथमेटिकल मीन निकालेंगे ऑफ 2 ALP। 11.41. Since 2 ALPs having less than 6 entries, लेकिन एक्चुअल प्राइस अब देखो क्या है। एक्चुअल प्राइस जिसमें मैंने ट्रांसफर किया है वो है 10.5। तो डिफरेंस इन प्राइस कितना हो जाएगा? 0.91। और यूनिट कितना है? ये आपका इंक्रीमेंटल टोटल इनकम हो जाएगा। अच्छा, ये यूनिट है टोटल। 0.91, 0.91 करोड़, इतना का आपका इंक्रीज इन टोटल इनकम हो जाएगा। Guys, please confirm if you are understanding, if everything is clear. ये भी वही है गाइस। एबिटा 30%, 94 भी कर लेंगे आप ये वाला। डियर एन इंडियन कंपनी बोरोड 120 करोड़, इंटरेस्ट है 8%, सेड लोन रीपेबल इन 8 years, लोन वॉज गारंटीड बाय टाइगर इंक ऑफ कंट्रीजेट हु हैज 33% शेयर होल्डिंग इन डियर, यानी वो एसोसिएट एंटरप्राइज ने गारंटी दिया है। एंड हु डिपॉजिटेड द मैचिंग अमाउंट ऑफ लोन विद शाइनिंग। सेम हमने 94B में पढ़ा था, एग्जैक्टली 94B का प्रोविजन टैली हो रहा है। एग्जैक्टली 94B का प्रोविजन जो है बेटा टैली हो रहा है। एवरीथिंग वी हैड अंडरस्टूड। वेदर दैट इज इशूड, देखो यहाँ पे लेंडर कौन है? शाइन इंक एक कंपनी है, वो लेंडर है। द डेट इज इशूड बाय अ नॉन रेसिडेंट लेंडर हु इज नॉट एन एसोसिएट एंटरप्राइज, बट द गारंटी वॉज गिवन बाय एन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड द मैचिंग अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड विद द शाइन इंक। मतलब सर
जिससे लोन लिया गया है ना, जितना रुपया का लोन लिया गया है उतना वो एसोसिएट एंटरप्राइज जिसने गारंटी दिया है वो मैचिंग अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया है, यानी उसको फर्दर कोई रिस्क नहीं है। तो एक तरीके से नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज क्या कर रहा है, वो एक फिक्टिशियस एंटिटी को के थ्रू लोन दिलवा रहा है मैचिंग अमाउंट कंट्रीब्यूट करके। तो ये एक तरीके से डीम टू बी अंडरटेकन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। एंड लिमिटेशन ऑफ थिन कैपिटलाइजेशन रूल, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर 94 बी विल अप्लाई। आपको एक प्रॉपर्ली बेटा लिखना पड़ेगा। देखो सब चीज़ स्पून फीडिंग पॉसिबल नहीं है, घर पे आप इसको ट्राई करना। मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दिया कैसे लिखना है, एक बार आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ का है, उसमें 9 करोड़ का इंटरेस्ट ऐड कर दो, 3 करोड़ का टैक्स ऐड कर दो, 5 करोड़ का डेप्रीशिएशन ऐड कर दो, 2 करोड़ का अमोर्टाइजेशन ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 + 9 + 3 + 5 + 2, 24 करोड़ आपका EBITDA हो गया। इसका 30% कितना हो गया, 7.2 करोड़ आपका एक्चुअल हो गया। तो 9 - 7.2 कितना हो गया, 1.8। तो 1.8 जो होगा वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, और वो आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। यही पूछा आपसे। हाउ मच इंटरेस्ट पेड विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो कितना एलिजिबल हो जाएगा। अगर आपका 9 में, अगर आपका 9 में, तो आपका एलिजिबल हमेशा 30% ऑफ एबिटा, यानी 7.2 करोड़ आपका एलिजिबल हो जाएगा। 30% ऑफ एबिटा एक्सेस डिसअलाउ, ठीक है। चलिए ये करिए पास्ट टर्म पेपर जून 24। चलिए ये खुद से एक बार ट्राई करो गाइस, पास्ट टर्म पेपर जून 24 खुद से ट्राई करो। एएलपी सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, आर्म्स लेंथ प्राइस। गलत करिए, गलत करिए, बट खुद से ट्राई करिए। गलत क्यों करेंगे, पॉजिटिव सोचिए, खुद से ट्राई करिए। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, कौन किसको क्या बेच रहा है, क्या कंपेरेबल है, कैसे क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली एएलपी निकालिए, अकॉर्डिंगली एएलपी निकालिए। एएलपी निकलेगा, टोटल इनकम इंक्रीमेंटल निकालिए कि आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है, कितने से आपका इनकम बढ़ रहा है। चलिए ट्राई करिए गाइस। डू नॉट सी द आंसर, सी द स्क्रीन। चलिए ट्राई करिए।
डन क्या? फास्ट ग्रोथ इज एन इंडियन कंपनी belonging to Bolo Group and is engaged in the sale of AC throughout India. Eric of USA, having 28% shareholding in Fast Growth, is engaged in manufacture of AC. तो एरिक एसी मैन्युफैक्चर कर रहा है belonging to Bolo Group. During the current year, Fast Growth purchased 20,000 AC manufactured by Eric of USA. तो फास्ट जो है वो 20,000 AC परचेज कर रहा है फॉर अ प्राइस ऑफ 70,000 पर यूनिट. यानी फास्ट और एरिक के बीच में जो 70,000 पर यूनिट का ट्रांजैक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो ही आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिसका आपको एएलपी निकालना है. 70,000 per unit. Identical units manufactured by unrelated parties were purchased by it at 65,000 per unit. Similar goods जो unrelated parties ने manufacture किया है that is purchased by it at 65,000 per unit. मतलब similar units manufactured by unrelated parties were purchased. मतलब फास्ट ने सिमिलर कमोडिटीज को 65,000 में खरीदा है लेकिन अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज में 70,000 में खरीदा है. भाई इतना क्यों? तो आपको 65,000 लेकर चलना पड़ेगा कि मेरा परचेज कॉस्ट कितना है, 65,000 है. बट ध्यान देना, एरिक जो है ना बेटा, वो क्रेडिट पीरियड 1 मंथ दिया था. किसको? फास्ट ग्रोथ को. 1 महीना का क्रेडिट पीरियड दिया था. यानी क्रेडिट सेल की जो पीरियड थी 1 मंथ थी और उसमें प्राइस कितना चार्ज किया? 70,000 चार्ज किया. 1 महीना का क्रेडिट पीरियड था. वेर एज जो अनरिलेटेड पार्टीज है ना, जो एरिक जो फास्ट को बेचता है, वो उनको 2 मंथ्स का क्रेडिट देता है. कितना देता है? वो उनको कितना क्रेडिट देता है? वो उनको 2 मंथ्स का क्रेडिट देता है. तो सर सिंपल सा बात है, एक्स्ट्रा कितना क्रेडिट दे रहा है? एक्स्ट्रा कितना क्रेडिट दे रहा है? वो 1 मंथ का एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहा है. कौन? अनरिलेटेड पार्टीज. तो भाई सिंपल सा बात है, अगर वो वन रिलेटेड का एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रहा है तो डेफिनेटली यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होगा. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी टेकन एज 12% पर एनम. तो 1 महीने का कितना क्रेडिट हो गया? 1% हो गया. 1% का कितना क्रेडिट हो गया? 1% हो गया. तो तुम एक चीज समझो, एरिक उसको 1 मंथ का क्रेडिट दे रहा है, तब जाके वो 70,000 चार्ज कर रहा है. ठीक है. और यहां पे फास्ट ग्रोथ जब अनरिलेटेड पार्टीज के साथ डील कर रहा है तो वहां पे उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल रहा है. तो 2 महीने का क्रेडिट है, इसलिए वहां पर दाम क्या है? 65,000 है. तो गवर्नमेंट बोलती है अरे भाई ठीक है, तो फिर तब तो तुम्हारा 1 मंथ का जो क्रेडिट है यहां से तुमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 मंथ का क्रेडिट है. तो एक्स्ट्रा 1 मंथ का क्रेडिट हम क्या करेगा? जो एक्सेस क्रेडिट अलाउ हुआ है, क्योंकि ये परचेस कॉस्ट है. ये क्या है? परचेस कॉस्ट. ये परचेस कॉस्ट है. तो परचेस कॉस्ट में जो एक्सेस क्रेडिट है, मैं 1% क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा सर. मैं 1% क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा. तो मेरा जो नेट इंपैक्ट आएगा वो कितना आएगा? 64,350 का. यानी आपका प्राइस और गिर जाएगा, आर्म्स लेंथ प्राइस. आपका प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस और गिर जाएगा. तो एएलपी कितना हो जाएगा? 64,350. दिस विल बी योर एएलपी. अब डिफरेंशियल प्राइस कितना हो जाएगा? देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द एएलपी हमने निकाल दिया. इनकम एडिशन बताओ कितना है? तो 64,350 माइनस कितना? 70,000. तो 64,350 माइनस 70,000 कितना आ रहा है? 5,650 आपका इंक्रीमेंटल, आई मीन डिक्रीज इन परचेज कॉस्ट आ रहा है. तो इसका इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, इसका इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया आपका कितना? 20,000. तो 5,650 इंटू 20,000, ये कितना आ रहा है आपका? 1130. 1 2 3 4 5 6, तो 11.3 करोड़ आ रहा है आपका. इंक्रीमेंटल टोटल इनकम कितना आ रहा है? 11.3 करोड़. इंक्रीमेंटल टोटल इनकम कितना आ रहा है? 11.3 करोड़. Point number 2, if primary adjustment is proposed to be made by fast growth on suo motu basis, state the time limit for repatriation of excess money. If primary adjustment is proposed to be made by fast growth on suo motu basis, state the time limit for repatriation of excess money. तो repatriation करने का time limit क्या है सर? 90 days. repatriation का time limit क्या है? देखो 90 days. If the primary adjustment exceeds 1 crore, the SSE must carry out secondary adjustment. The time limit is 90 days from the due date of filing return. Thus, आपका return filing due date क्या है?
जो भी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो 30 नवंबर से 90 डेज यानी 29 फरवरी तक 28 फरवरी तक सॉरी आपको जो है अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 31 डेज ऑफ दिसंबर, 31 डेज ऑफ जनवरी और 28 डेज ऑफ फरवरी। तो 28 आपका लास्ट डेट होगा टू रिपैट्रिएट द मनी। फिर नेक्स्ट पूछा है स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी। अगर आपने एक्सेस मनी को रिपैट्रिएट नहीं किया तो सर if the amount of adjustment is not primary adjustment is not brought into India within the time limit, it shall be deemed to be an advance and liable for interest. The interest chargeable if the interest transaction is in INR, it will be 1 year marginal cost of lending rate as per SBI as on 1st April plus 3.25%. But if the transaction is in foreign currency, then it will be interest will be 6 months LIBOR rate plus as on 30th September of the relevant year plus 3%. तो ये आपका rate of interest होगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है टैक्स लाइबिलिटी इफ द रिपैट्रिएशन इज नॉट ऑप्टेड बाय फास्ट ग्रोथ देन 18% प्लस 10% सर्च 12% सर्च प्लस 4% सेस 20.999664% ऑन द प्राइमरी एडजस्टमेंट दैट इज 11.3 करोड़ विल बी एप्लीकेबल। ठीक है नेक्स्ट लास्ट में क्या पूछा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ मनी बाय जीत ऑफ कनाडा बीइंग अनदर कंपनी। यस इट इज पॉसिबल इवन एनी कंपनी एनी एसोसिएट एंटरप्राइज कैन डू इट इफ द अमाउंट इज रेमिटेड बाय सम अदर कंसर्न सच रेमिटेंस इज डीम्ड टू बी अ रिपैट्रिएशन बाय द फॉरेन एंटिटी इन दिस केस देन ऑल्सो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। रिपैट्रिएशन कोई भी करे बट कोई भी एंटरप्राइज कर सकता है, जरूरी नहीं है वही एंटरप्राइज करे, मतलब जरूरी नहीं है कि सर यहाँ पे जो रिपैट्रिएशन करेगा वो वही करेगा, जरूरी नहीं है एरिक ही करेगा, कोई और एसोसिएट एंटरप्राइज भी कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स को भी पूछ लिया, प्राइमरी एडजस्टमेंट्स को भी पूछ लिया, वेरी गुड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन जून 2024। एमटीपी में देखो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन से लोग दिखाता है एक्सप्लेन टू एंटरप्राइज विल डीम टू बी एसोसिएट एग्जामिन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, वो सारा रिलेशनशिप्स आपको जो है बताना पड़ेगा सर। ठीक है अगेन ये हम लोग ऑलरेडी इस तरह का सवाल कर चुके हैं, आपका थिन कैपिटलाइजेशन रूल मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है चलिए बाकी मैं अब आपको कुछ एएलपी का होमवर्क दे रहा हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। एमटीपी जून 24 है, ये भी सेम इंस्टीट्यूट का मटेरियल से कॉपी पेस्ट है। ठीक है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, इसमें ना जीपी और कॉस्ट प्लस मार्जिन मेथड है, कुछ इस तरीके का मेथड्स एप्लीकेबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 आपको होमवर्क करके आना है। 36 मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दिया था, एक बार देखो। मित्तल एंड कंपनी दिल्ली इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट हैज बीन एक्सपोर्टिंग ठीक है it has been exporting its goods to unrelated parties till 31st March. It is contemplating to sell only to associate enterprise exceeding 100 crores in any financial year commencing from financial year this. As tax manager you are requested to explain briefly with देखो यहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर बोले तो accordingly फाइलिंग फीस तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है you are requested to answer briefly with respect to APA. Period of validity whenever SSE enters into APA it is valid for 5 consecutive previous years commencing from the year in which APA has been entered into. याद होगा आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो यहाँ पे अपने फीस, अच्छा इसमें और आपको बोलना पड़ेगा इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड एंड द APA is entered in current year it would be valid and applicable from this financial year, तो आप 5 साल के लिए एप्लीकेबल कर देंगे। फिर आपसे पूछा फीस, सर यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि when the amount of international exceeds 100 crores, तो यहाँ पे आपका फी जो पेबल होगा वो कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है फी जो पेबल होगा वो 10 लाख हो जाएगा। ऑन whom it is binding? It is binding on the department, it is binding on the SSE and it is binding on the commissioner. ठीक है ये दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा फॉर रिस्पेक्ट ऑफ दैट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन विच APA has been entered into. But if it will not be binding if there is a change in circumstances in the law or facts, it will not be binding. ठीक है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ALP आफ्टर एंटरिंग इनटू APA। तो सर बेसिकली वंस APA has been entered into, the ALP shall be determined as per the advance pricing agreement only. It will override all the methods, it will override all the provisions of section 92C and 92CA. फिर आपको खाली एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के हिसाब से ही अपना ALP निकालना पड़ेगा। क्लियर है सर? ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए सर, थिन कैपिटलाइजेशन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये भी सब कुछ इंस्टीट्यूट का मटेरियल से है बेटा, सब कुछ इंस्टीट्यूट का मटेरियल से है। पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 23 ये भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल से क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेगा सर। ठीक है बाकी मैं आपको ये सब कुछ मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में करवा दिया है, मतलब ये जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना ये सब रेगुलर क्लासेस में करवा दिया है, सब कुछ मेरे इंस्टीट्यूट आपके इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन चाहिए।
ये अपने नेक्स्ट क्लास एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से कर लिए होंगे। बाकी बेटा अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे एंड मैं टारगेट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पोर्शन जो है फिनिश हो जाए सर, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है। पहले जितना आपको डर लग रहा था अब आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट द इंटेंशन ऑफ माई 100% सिलेबस, कि आप चीज़ों को कंसेप्चुअली समझे, आप चीज़ों को 100% जो है पूरा ग्रास्प अप करें, ठीक है। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट क्लास। जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के लिए इतना ही, बाय बाय।